नमस्कार साथियों। इस बिश्नोई आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। गेम अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि हमारा आज स्टेट का बैच चल रहा है। स्टेट टीजीटी साइंस का बैच हमारा चल रहा है। ठीक है, उसमें हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साथियों, आज जो टॉपिक हमारे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान भी है और बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में हर बार हर साल इससे पीजीटी वाले एग्जाम में क्वेश्चन प्लस आता है। एक हमारा जो है आज का वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। है क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या है? परमाणु की परमाणु की स्ट्रक्चर क्या है एटम की, इसके बारे में सबसे पहले कोई अगर चीज आई थी तो हमें पता चल गया था कि मैटर जो है ना डिविजिबल पार्टिकल से बना है। क्या कहलाता है? एटम्स के एटम के बारे में। और कोई जो थ्योरी आई थी सबसे पहले, पहली कोई थ्योरी आई थी, फर्स्ट थ्योरी आई थी, वो आई थी डोल्टन्स थ्योरी। क्या आई थी? डोल्टन्स थ्योरी, जॉन डोल्टन की अवधारणा। जॉन डोल्टन की धारणा थी, वो सबसे पहली थ्योरी थी साथियों। इसके बारे में, एटम के बारे में डोल्टन ने कुछ बातें कही थी, जिनमें से प्रमुख बात क्या थी? उसने कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इंडिविजिबल, इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है साथियों? अविभाज्य। इनको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स। उसने क्या कहा? परमाणु नाम है एटम कह दिया था। उसने ये कहा था कि इन सभी एक टाइप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो उसके जितने भी एटम होंगे सबकी फिजिकल सेम रहेगी। डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी। और कंपाउंड्स बनाने के लिए क्या करते हैं? एटम्स मिक्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, मिक्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। नए यौगिक बनाने के लिए क्या करते हैं? एटम्स ही जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वही अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग अनुपात में वो मिक्स हो जाते हैं। अलग अलग अनुपात में वो क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ये बात किसने कही थी? ये डोल्टन्स ने कही थी। उसकी डोल्टन्स थ्योरी, प्रिंसिपिया ऑफ, उसकी कुछ थ्योरी आई थी उसमें 1909 में, 1909 में उसने ये थ्योरी दे दी थी। ठीक है। डोल्टन की थ्योरी के बाद में साइंटिस्ट ने 19वीं शताब्दी में क्या सोचना चाहिए कि एटम, क्या इसकी एटम की कोई और स्ट्रक्चर भी हो सकती है, छोटी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। क्या ये रियली इंडिविजिबल है, मतलब क्या ये सच में अविभाज्य है एटम के बारे में? अब जैसे डोल्टन ने प्रतिपादित किया था, डोल्टन ने जैसे बताया था कि परमाणुओं के भीतर क्या छोटे घटक भी विद्यमान होते हैं, क्या ये और छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं? तो परमाणुओं की जो बात थी, इसको एटम्स को और ज़्यादा स्टडी करने की बात थी। इसके चलते एक्सपेरिमेंट्स किए गए 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से सबसे पहली जो एक्सपेरिमेंट थी वो आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट थी। सबसे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे से पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? कैथोड रे। कैथोड का ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये जो पहला एक्सपेरिमेंट था, जो क्रियाकलाप था, एक्टिविटी मान सकते हो क्रियाकलाप। ये जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि ये अविभाज्य कण नहीं है, इसमें कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होते हैं। पहले जो चार्ज पार्टिकल जो कैथोड रे में डिस्कवर किए गए थे, फर्स्ट पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था उसको हम इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं साथियों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी, इसको हम ई के ऊपर माइनस चार्ज लिख के भी कह देते हैं साथियों, ई के ऊपर माइनस चार्ज भी कह सकते हैं। इसका पता किसने लगाया था, इसका पता लगाया था, डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी जो थी इसकी किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी जे जे थॉमसन ने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी भाई, जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो एक्सपेरिमेंट आया, सेकंड एक्सपेरिमेंट, उसको हम बोलते हैं केनाल रे एक्सपेरिमेंट। केनाल रे एक्सपेरिमेंट, केनल रेज का एक्सपेरिमेंट जो था उसके बारे में बात कर रहे हैं सर। केनाल रे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या खोज आई, क्या चीज़ हमने ढूंढ ली थी वहां पर, ये केनाल रे, अगर आप जो है केनाल रे एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या आया था हमारे पास, उसमें खोज हुई थी किसकी, प्रोटॉन। किसकी खोज हुई साथियों, प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी केनाल रे के अंदर, ये धनावेशित किरणें थी। अब कैथोड रे के अंदर जो भी किरणें थी वो क्या थी, ऋणावेशित थी। ऋणावेशित किस में थी, कैथोड में। ऋणावेशित किस में थी, रे में। ठीक है, यानी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाले कौन से थे, कैथोड रे में, और पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से थे, एनोड के, सॉरी केनाल रे के अंदर। तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन की खोज किसने थी, वो ई गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने की थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की थी। ठीक है, ये इनको हम अपरमाणुकरण कहते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, उसके साथ हमारा जो लास्ट है, थर्ड जो है, थर्ड जो हमारा पार्टिकल था, वो जिसकी खोज की गई बाद में, वो था न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं सर, कहते हैं न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। ठीक है, 1932 में की थी। बेरिलियम की शीट के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल गार्ड करवाए। ठीक है, बेरिलियम की शीट पे उसने क्या करवाए थे, अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करवाई थी। न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल। प्रोटॉन कैसे होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन को पी प्लस से जनरली डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को एन से, और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट कर दिया जाता है। प्रोटॉन को किससे डिनोट कर दिया जाता है, एन से। ये न्यूट्रल होते हैं, कैसे होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। यानी जो हमारा एटम है, एक्चुअल में अगर हम बात करें, तो जो हमारा एटम है, अगर हम ऐसे लिखें कि एटम है, वो किन तीन चीज़ों से मिलके बना है, जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, अपरमाणु कण। ठीक है, हिंदी में इनको कहते हैं हम अपरमाणुक, अपरमाणु कण साथियों। तो ये तीन पार्टिकल्स कौन कौन से थे, सबसे जो पहला पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, था इलेक्ट्रॉन था सर, सबसे पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा जो पार्टिकल था वो था, तीसरा जो पार्टिकल था वो क्या था, तीसरा कण कौन सा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमारे पास तीन पार्टिकल आ गए थे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट अगर हम चलें आगे, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है,
उसको हम सिंबल क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है साथियों ई, इलेक्ट्रॉन को पी से डिनोट किया जाता है, न्यूट्रॉन को से डिनोट करते हैं, ऐसे ही सिंबल हम देते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज की बात करें, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये होता है माइनस का 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कोलम होता है। कितना होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होता है साथियों। ठीक है, जो रिलेटिव चार्ज है, हम इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज अगर बात करें हम इसको 1 के आसपास ही मान लेते हैं। रिलेटिव चार्ज कितना मान लेते हैं, रिलेटिव चार्ज मान लेते हैं हम इसके ऊपर -1। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है ना साथियों, प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो होता तो मैग्नीट्यूड में बराबर, ये बस साइन अलग होता है, 1.6 प्लस का होता है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, यानी इक्वल चार्ज है लेकिन अपोजिट मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, इक्वल चार्ज है अपोजिट मैग्नीट्यूड का है। तो रिलेटिव चार्ज अगर हम इसके ऊपर मानेंगे, रिलेटिव चार्ज, ठीक है, रिलेटिव चार्ज, चार्ज का मतलब होता है आवेश, तो चार्ज में लिख रहा हूँ ना, चार्ज का मतलब हिंदी में होता है आवेश। ठीक है, आवेश, आवेश की बात, रिलेटिव चार्ज कितना है, रिलेटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है साथियों, +1 होता है। ठीक है, अब अगर न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कुछ नहीं होता, ये तो होता है न्यूट्रल, रिलेटिवली क्या होता है, ये न्यूट्रल रहता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं किसकी, कि मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये मास हम केजी में निकालेंगे, पर केजी में हम 9.01939, ठीक है, 9.01939 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इतना मास रहेगा इसका, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मास कितना रहेगा साथियों, देख लेते हैं। प्रोटॉन का मास रहता है 1.67 एंड 262 आएगा, 262 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का मास कितना रहेगा साथियों, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो जीरो चार्ज होता है हमेशा भी कहते हैं। तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कितना साथियों, वो 0.67493, देखो कितना स्लाइट वेरिएशन आया। ठीक है, टू 10⁻⁻27 kg की बात कर, ठीक है, कितना, इतना। अब अगर बात देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में कितना चेंज आया साथ, तो लास्ट के 3 डिजिट देखो, 1.67 तो दोनों में ही सेम है, पॉइंट देखो 0.00 और 200 के आसपास, 0.00200 के आसपास चेंज आया है, स्लाइट चेंज, यानी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन थोड़ा सा हेवी होता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स थोड़ा सा हैवी होता है साथी। ठीक है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन क्या होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, इसकी हमें ध्यान रखना है। ये तो मास पर केजी था। अब अप्रोक्सीमेट जो मास माना जाता है इलेक्ट्रॉन को, हम अप्रोक्सीमेट मास, अप्रोक्सीमेट मास, अप्रोक्सीमेट मास जो माना जाता है हम जीरो मानते हैं, इसको मासलेस क्वांटिटी माना जाता है। प्रोटॉन का 1 माना जाता है, न्यूट्रॉन का भी 1 माना जाता है, ये अप्रोक्सीमेट मास है, प्रोटॉन का भी 1, न्यूट्रॉन का भी 1 माना जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, मासलेस, मासलेस यानी भारहीन होता है, भारहीन होता है। कौन होता है भारहीन भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भारहीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, भारहीन होता है। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों आगे की तरफ, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक उसकी तरफ क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारे एटम की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कि जब हमें पता चल गया कि इसके अंदर अपरमाणु कण क्या क्या है, ठीक है, तीनों कणों के बारे में हमने स्टडी कर लिया, उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनको हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है हमारे पास एटम की
जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कौन कौन से मॉडल आए परमाणु की संरचना के लिए, कौन कौन से परमाणु के मॉडल आए, हमें उनको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा एक्चुअल में अब यहीं से शुरू होता है। पहला जो मॉडल था हमारे, सबसे पहला मॉडल वो था थॉमसन का मॉडल। क्या था? थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन का परमाणु मॉडल हम कहते हैं। थॉमसन का क्या कहते हैं इसको? परमाणु मॉडल। अब देखिए इस मॉडल के बारे में खास बात को पढ़ लेना है, ठीक है। थॉमसन ने 1898 में ये मॉडल दिया था। कब दिया था? 1898 के अंदर। ये थॉमसन ने क्या कहा था कि थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था कि ये एक, एक्चुअल में थॉमसन का मॉडल जो है ना, बिल्कुल ही एक तरबूज की तरह था, प्लम एंड पडिंग की तरह, या वाटरमेलन। उसने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर एम्बेड। तो कहना क्या था? इलेक्ट्रॉन्स वर embedded in a positively charged sphere, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। तो जैसे इस, अभी एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसके अंदर जो है आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में पड़े हुए हैं, ठीक है। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसकी खास बात क्या थी? कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहता है इसके अनुसार? क्या है, ये एक क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे, ठीक है। तो एटम क्या है, यानी परमाणु जो है, परमाणु एक धनावेशित गोला है, ठीक है। ये क्या कहता है? परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे, ठीक है। क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे, ठीक है। मेवों की तरह। इसको प्लम एंड पडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम एंड पडिंग मॉडल इसको कहा जाता है साथियों, ठीक है। तरबूज का भी आप उदाहरण ले सकते हो। जैसे तरबूज की बाहरी जो स्फेयर है, मतलब ग्रीन कलर का जितना भी पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर माना गया है, और जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है उनको बीज की तरह मान लिया गया कि वो बीज हैं जो तरबूज के, ठीक है। इसको तरबूज की तरह भी माना गया, तरबूज की तरह ही मान लिया। मॉडल को उसने क्या माना है? तरबूज की तरह भी माना है साथियों। प्लम एंड पडिंग मॉडल भी इसको हम कहते हैं साथ, या फिर रेजिन पडिंग भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? रेजिन, रेज कर लेते हैं, रेजिन पडिंग, रेजिन। इसको वाटरमेलन मॉडल भी क्या कहते हैं? वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका? इंपॉर्टेंट फीचर, खास बात, खास बात क्या है इस मॉडल? स्पेशली ऐसा क्या खास है? मास ऑफ जो एटम था ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट माना था पूरे एटम के, ठीक है? इसने क्या माना था? मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर एंटायर एटम,
या होल एटम, पूरे एटम के ऊपर मास है एटम का, वो क्या है, पूरे एटम का, यानी परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें देने होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, तो मास जो है वो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मास जो एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बिल्कुल एक समान रूप से मास जो है इसका वितरित है, समान रूप से वितरण, समान रूप से द्रव्यमान है, समान रूप से द्रव्यमान का वितरण है। दूसरी बात, जितना भी ऋणात्मक आवेश है और जितना भी धनात्मक आवेश है वो परिमाण में समान है। क्या है, परिमाण में समान है, कहने का मतलब क्या है, ऋणात्मक व धनात्मक आवेश मैग्नीट्यूड में समान है, यानी परिमाण में समान, मैग्नीट्यूड में सेम है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम है, इसीलिए क्या है, इसलिए ये एटम क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए एटम एटम क्या है, उदासीन है, इसलिए एटम क्या है, उदासीन है। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या है, इक्वल है, नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से एटम एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है, एटम एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है साथी, यही बात इसने, ठीक है। लिमिटेशन क्या थी, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हालांकि ये कोई लिमिट हम पढ़ लेते हैं इस चीज को। अब हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट हमारे पास जो है ठीक है, रेड कलर कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल एटम का क्या था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी हम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ कि रदरफोर्ड का परमाणु संरचना, रदरफोर्ड का क्या है, परमाणु संरचना के बारे में बात है। तो इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग ही कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं साथियों। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु, अर्नस्ट रदरफोर्ड जो था ना वो ये जानने का इच्छुक था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित रहे, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कैसे सिचुएटेड हैं, कैसे उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको उन्होंने जानने की कोशिश की थी। ठीक है, तो उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट में क्या था, उसके एक्सपेरिमेंट में था क्या था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था, रदरफोर्ड ने एक नैरो बीम ली थी अल्फा पार्टिकल की, उसने क्या लिया था, कलर चेंज, उसने बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ली, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, उस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को उसने इन गोल्ड फॉइल के ऊपर टकराया, ठीक है, किसके ऊपर, इन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट कर, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल जो थी उसके बाहर एक फ्लोरोसेंट सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ठीक है, इसके बाहर एक स्क्रीन थी, एक स्क्रीन है, ठीक है, कैसी स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब होता है जो इसके ऊपर जब भी लाइट पड़ती है वो चमकती, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी किसकी, जिंक सल्फाइड, किसकी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी इस गोल्ड फॉइल के बाहर, इसको मान लेते हैं कि ये हमारी पूरी थी, उसके पीछे ये स्क्रीन लगी हुई थी, ठीक है, ये स्क्रीन लगी हुई थी, तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे, सॉरी
जो अल्फा पार्टिकल्स थे, टाइम दे, जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना हमारे, के बारे में बात, ठीक है, शायद अच्छी आएगी। जो अल्फा पार्टिकल्स थे हमारे, उनके बारे में बात करें कि जो अल्फा पार्टिकल्स वो क्या किए, एमिट हुए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो थे क्या, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जान, पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज्ड, आप ये डबली चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज वाले डबली चार्ज हीलियम आयंस को ही अल्फा पार्टिकल, He2+ आयन क्या होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं अल्फा पार्टिकल की बोmbardment करवाई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये मान लो हमारा सोर्स है, ये क्या है हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, एक लेड प्लेट लगा दी जाती है ताकि वो उनको छान सके, ठीक है, लेड की प्लेट लगी होती है जो उनको छानती है, और वो अल्फा पार्टिकल कहाँ जाके टकराते हैं, गोल्ड फॉइल पे, ठीक है, इस पे टकराते हैं गोल्ड फॉइल के, और उसके पीछे लगी होती है हमारे पास एक फ्लोर स्क्रीन, क्या लगी होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी होती है सर, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड की बनी होती है। इसके ऊपर क्या आते हैं, ब्राइट स्पॉट, क्या आते हैं हमारे पास, ब्राइट स्पॉट आ जाते हैं पूरी स्क्रीन के। अब क्या तो इसने ऑब्जर्व किया इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, इसका जो दूसरा डायग्राम था वो भी बनाएंगे, और इसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन वहाँ की उसके बारे में बात, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दो टेबल में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है? साथ के साथ हम ऑब्जर्वेशन भी लिख लेंगे और इसका कंक्लूजन भी देख लेंगे कि क्या कंक्लूजन निकला, क्या ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। तो मैं ये कर लेता हूँ कि इधर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन उसने क्या लिए, और यहाँ हम लिख देंगे कि कंक्लूजन क्या है, उसने क्या तो ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट में, क्या उसका कंक्लूजन आया, ठीक है। ठीक है, तो जो पहला ऑब्जर्वेशन उसने देखा ना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था उसका, कि जितने भी पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स जो थे, मतलब उसने जो ऑब्जर्व किया उसका परिणाम क्या मिला उसको, वो देखते हैं। जितने भी अल्फा पार्टिकल थे ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जो गोल्ड फॉइल थी ना, पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे पास कर गए, कहने का मतलब क्या है, सीधे बाहर निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन आया ही नहीं उनको, बिल्कुल सीधे बाहर निकल गए। दूसरे ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे ना, वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, वो कुछ छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, छोटे कोण से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, सीधे पास करके। ज्यादातर क्या थे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना टकराए बाहर निकले, बिना टकराए गुजर गए, ठीक है, बिना ही टकराए गुजर गए उसके अंदर से। कुछ अल्फा पार्टिकल्स है ना, वो डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से, कुछ जो थे, कुछ अल्फा कण जो थे छोटे कोण से मुड़ गए, नहीं छोटे कोण से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, बिना टकराए, कुछ तो टकराए लेकिन छोटे कोण से मुड़े हैं। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि बहुत ही कम पार्टिकल, यानी 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, यानी हर 20,000 में से एक पार्टिकल, ठीक है, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक बाई 180 डिग्री, यानी एक पार्टिकल्स
सिर्फ 20,000 में से एक कण 180 डिग्री के कोण पर वापस आ गया। यानी जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन में वापस आ गया था। ठीक है? एक जो पार्टिकल था ना, हर 20,000 में से वो वापस आया 180 डिग्री के कोण के। अब इससे कंक्लूजन क्या है? चलो ठीक, बस एक बार डायग्राम भी बना। ये हमारे पास है। मान लो, अरे पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं स्मॉल एंगल से, अरे ऑफ दी अल्फा पार्टिकल, उसका स्मॉल एंगल, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हर 20, तो जिस डायरेक्शन में गया था ना उसी डायरेक्शन में वापस भी आ गया। जिस डायरेक्शन में गया था टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस भी आ गया एक पार्टिकल है। ठीक है, अगर एक पार्टिकल ऐसा आया तो बाकी तो क्या है, एंगल से एक वापस। कंक्लूजन क्या है? जो पहला कंक्लूजन निकला वो क्या था कि जो स्पेस है एटम के अंदर, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है कि लार्ज स्पेस ऑफ एटम इज, अब चूंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो बिना डिफ्लेक्शन के चले गए, इसका मतलब क्या है कि परमाणु का बड़ा हिस्सा क्या है, खाली। बड़ा हिस्सा क्या है, खाली है, उसमें कुछ नहीं है, वो एम्प्टी स्पेस है। परमाणु का बड़ा हिस्सा खाली है साथी। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या था, अधिकतम भाग जो है उसका खाली है, क्योंकि ज्यादातर अल्फा कण क्या थे, बिना ही टकराए गुजर गए, वो सीधे ही निकल गए। ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है और पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। ये दूसरा क्या था, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट ए वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल रीजन, बहुत छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है ना वो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि अगर बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होते हमें पता चलता कि मास, पॉजिटिव मास ज़्यादा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के अंदर वो बहुत ही छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, वो बहुत ही छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये आपको पता चल जाता है। यानी उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है, यानी धनावेशित पार्ट जो है वो बहुत ही छोटे से भाग में है, उसका भाग बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है धनावेशित भाग जो भाग पर एक छोटे से भाग में, छोटे से भाग में ही है। यानी धनावेशित भाग उसका एक छोटा सा भाग ही है, ऐसा कह सकते हो, छोटा सा भाग ही है। ठीक है, ही है इसका, पूरे एटम का एक छोटा सा भाग ही धनावेशित भाग। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, कि हमारा तीसरा जो कंक्लूजन था रदरफोर्ड के एटम में मॉडल में, वो क्या था कि जो पॉजिटिवली चार्ज कोर थी, अब क्योंकि 100 मतलब 180 डिग्री के एंगल पे एक ही आया, वो वापस आया 180 के एंगल पे, इसका मतलब वहां पर पॉजिटिवली चार्ज डेंसली कंसंट्रेटेड था। ठीक है, डेंसली कंसंट्रेटेड था, इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव चार्ज का, वहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज कोर थी।
इसका मतलब क्या था? पॉजिटिवली चार्ज कोर इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम and is known as न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। यानी पॉजिटिवली चार्ज कोर जो है उसकी, ठीक है, धनावेशित जो भाग है, परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग जो, और द्रव्यमान जो है उसके भीतर कम ही आयतन में है, जिसको हम क्या कहते हैं? का परमाणु का नाभिक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु का धनावेशित भाग, भाग एवं परमाणु का धनावेशित भाग, और क्या है, और उसके साथ क्या है? एवं उसका द्रव्यमान। छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसे नाभिक कहा गया। इसे क्या कहा गया है? नाभिक कहते हैं। परमाणु को क्या कहते हैं? नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रदरफोर्ड जो मॉडल था, ठीक है, कि लिमिटेशन क्या क्या है? बेसिस अल्फा जो न्यूक्लियर मॉडल आया था एटम का, उस न्यूक्लियर मॉडल के अंदर रदरफोर्ड ने क्या क्या बातें कही, कुछ उसने पॉइंट्स भी निकाले थे, यानी पोस्टुलेट्स जो थे दिए थे उसने, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ पोस्टुलेट थे, यानी उसने एटम के बारे में पोस्टुलेट दिए थे। एटम के बारे में पोस्टुलेट थे ये सारे के सारे। परमाणु के बारे में उसने क्या कहा था? न्यूक्लियस है, ठीक है। तो हमने अभी बात की थी कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक चीज तो क्या बताई थी उसने, कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस का मतलब नाभिक है, और वो कहाँ है? नाभिक, नाभिक है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द एटम है, ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन जो है ना, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, स्मॉल रीजन कॉल्ड, तो हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो ना बहुत ही छोटे से भाग में आपका रहता है, उसको हमने न्यूक्लियस या नाभिक कह दिया। दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था? जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस की, वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। क्या है? नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स। यानी परमाणु के आयतन के मुकाबले न्यूक्लियस का आयतन जो है वो नगण्य है, ठीक है। परमाणु के आयतन के मुकाबले नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन जो है वो नगण्य है। क्या है? नगण्य, नेग्लेजिबल है, तो हम गिनते ही नहीं, इतना कम है, ठीक है। जित बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों ही, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट collectively known as न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही किस में प्रेजेंट होते हैं? नाभिक में प्रेजेंट। क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं एटम के अंदर? नाभिक में पाए। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने उसको सोलर सिस्टम की तरह माना था, रिवॉल्विंग प्लैनेट्स की तरह। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या माना था? उसको सोलर सिस्टम की तरह माना। अब रदरफोर्ड के मॉडल की जो लिमिटेशन है वो क्या है उसको भी देखेंगे। यानी उसने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डेफिनेट और डेफिनेट डेफिनेट पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। सर, डेफिनेट पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। और इसको किससे रिजेंबल किया था? सोलर सिस्टम से रिजेंबल किया था। सोलर सिस्टम से कैसे? कि जैसे सूरज के बाहर सारे ग्रह घूमते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किसके चारों ओर? नाभिक के चारों। ठीक है, उसके बाद आएंगी साथियों इसकी, उसके बाद क्या आती है? लिमिटेशंस ऑफ इसकी लिमिटेशन क्या है? रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब कमियां क्या क्या? कमियां क्या है? तो जो पहली और इम्पोर्टेंट कमी है कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है कि जो भी आवेशित कण है वो गोलाकार कक्ष में स्थित होगा। जब भी कोई भी आवेशित कण भी गोलाकार कक्ष में सर्कुलर मोशन होगा, तो एक्सेलरेशन के कारण जो जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स हैं कि कहने का मतलब क्या है कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि वो फिक्स पाथ में रिवॉल्व करता है। लिमिटेशन क्या क्या कहा था? टेल्स दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ने फिक्स पाथ, सर्कुलर पाथ, फिक्स सर्कुलर पाथ। तो उसमें यानी गोल कक्ष में घूमता है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के राउंड नाभिक के चारों ओर गोल कक्ष में घूमता है। ये इसकी पहली लिमिटेशन थी। ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल्स मूव इन ए सर्कुलर मोशन, इट readily lose its energy and eventually fall in the nucleus, and atom will be vanish. कैसे? इसको ऐसे देखते, ये मान लिया न्यूक्लियस है, ये मान लिया इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसा करेगा वो हर बार अपनी कुछ एनर्जी को रेडिएट कर देगा, अपनी कुछ विकिरणें छोड़। जब वो विकिरण छोड़ता है तो उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा कम होती जाती है और वो सर्कुलर पाथ धीरे धीरे न्यूक्लियस के नजदीक आते जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित कण, और आपका न्यूक्लियस होता है धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज। और प्लस और माइनस जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या बन जाता है? न्यूट्रल। तो एटम जो है वो वेनिश ही हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब जो फिक्स सर्कुलर पाथ वाली बात जो इसने रदरफोर्ड ने कही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है मैक्सवेल की
वो यही कहती है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी गोलाकार कक्ष में घूमता है त्वरण के साथ, ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, एक्सेलरेशन होता है त्वरण, ठीक है, जब भी कोई आवेशित कण त्वरण के साथ गोलाकार कक्ष में घूमता है, गोलाकार मोशन में घूमता है, तो वो अपनी ऊर्जा को विकिरणों के रूप में छोड़ता है। जब वो विकिरणों के रूप में छोड़ता है तो क्या होता है, वो अपनी ऊर्जा को विकिरणों के रूप में जब छोड़ता है तो उसकी ऊर्जा जो है वो कम होती चली जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसका पाथ, उसका जो कक्ष है वो छोटा होता चला जाएगा, और लास्ट में जाके क्या होगा, इवेंचुअली वो किस में गिर जाएगा, वो नाभिक में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और एटम एज ए होल खत्म ही हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि एटम तो अब भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या था कि ये रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, ठीक है, ये क्या थी, रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी साथियों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो क्या है, बोहर का मॉडल है, ठीक है, बोहर का मॉडल है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम बात करेंगे किसके बारे में, बोहर के मॉडल के बारे में साथियों। धन्यवाद।